हेलो दोस्तों। अब जो आपको वीडियो बताने जा रहे हैं वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए कि जो हम थर्मल पावर प्लांट में भी इसके पहले हमने फील्ड के बारे में बताया था, ईएसपी फील्ड के बारे में। आज जो बताएंगे हम लोग फ्लाई ऐश, टोटल फ्लाई ऐश में चलेंगे। फ्लाई ऐश का मतलब होता है जो हमारे बॉयलर से जो फ्लू गैस के द्वारा हमारे हापर में ऐश आता है, उस ऐश में क्या क्या है, आइस का क्वांटिटी क्या है, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है, सारा चीज़ बताएंगे। जीसीबी क्या है, सब चीज़ बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आइस को कैसे ले जाया जा रहा है, बफर आपर क्या है, एयरलॉक टैंक क्या है, लाइफ विसल क्या है, नोवा क्या है, वही सब सारा समथिंग बताएंगे। ड्राइंग शीट के द्वारा भी आपको समझाएंगे। हाँ, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा फ्लाई ऐश क्या है, आइस जनरेशन के बारे में, थोड़ा आइस के बारे में हम जानते हैं। आइस लोग फ्लाई ऐश भी कहते हैं, फ्लाई ऐश। अब देखिए आइस की बात कर रहे हैं, ठीक। आइस देखो, एक चीज जान लो, हमारा जो इंडियन कोल की बात है, किसकी? इंडियन कोल। अगर इंडियन कोल की बात करें तो उसका जीसीबी क्या, उसका देखो, उसका जीसीबी कितना होता है, ये चीज याद रखिएगा। 3500 टू 4000 KCl पर किग्रा इतना होता है। और कौन सा ग्रेड का कोयला? G12, जिसकी इसी की रेंज में आता है, G12 के रेंज में आता है। यही 3500 4000 या अपना ग्रेड का कोयला है, इसका जीसीबी कितना होता है G12 का। और फॉरेन कोल, अब इसका एस कंटेंट कितना होता है? 40%। कहीं 36% होता है, 40% एस होता है। एस जनरेशन कितना हुआ? 40% एस जनरेशन। अब फॉरेन कोल की बात करें, फॉरेन कोल की, फॉरेन मतलब विदेश का। तो फॉरेन कोल की अगर हम बात करें तो उसका जीसीबी जो होता है वो होता है लगभग 6500 से 6200 7000 तक भी होता है। 65 टू 7000 KCl पर किग्गा। ये G1 का ग्रेड का कोयला यूज करते हैं। तो एस जनरेशन इनका कितना होता है? 6%। एस जनरेशन कम हो रहा है। एस जनरेशन कितना हो रहा है? 6%, लेस देन 10%, लेस देन 10%। एस जनरेशन कितना हो रहा है? लेस देन 10%। इंडियन कोल में हमारा जो जीसीबी है 3500 4000 KCl पर किग्रा है। और इसका जो G12 ग्रेड का कोयला यूज कर रहे हैं अपनी इंडियन। फॉरेन कोल का जो आई जनरेशन 40% है। फॉरेन कोल की बात है, जीसीबी जितना जीसीबी ज्यादा है उतना आई जनरेशन कम है। अब जीसीबी 6500 से 7000 ग्रेड 1 का कोयला यूज कर रहे हैं, अब हम ग्रेड 12 का यूज कर रहे हैं। तो फायदा किसका है? इन्हीं का फायदा है। थोड़ा महंगा है। अब फ्लाई ऐश, इसका आई जनरेशन कम है, लेस देन 10%, इसका 40% है। इतना फ्लाई आई जनरेशन हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में कोयले की जो फॉरेन कोल से जो वैल्यू है कम है, कास्ट में इसका कास्ट ज़्यादा है। अब देखो ये जीआई, जिसका जीआई ज़्यादा होगा उतना सॉफ्ट कोयला उतना पतला होगा। ये जीआई देखो तो समझ गए होगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जिसका जीआई ज़्यादा होगा, ये जीआई बोलते हैं हार्ड ग्रो ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? जिसका जीआई ज्यादा होगा वो कोल उतना ही सॉफ्ट होगा, प्रोपोर्शनल सॉफ्ट कोल, उतना सॉफ्ट कोल होगा। मतलब जितना जीआई ज्यादा होगा
उसका उतना शार्प कोल होगा, प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। जिसका जीआई कम, उसका कोल शार्प नहीं होगा, मतलब हाथ से भी नहीं टूटेगा। कोल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक तरफ से कोल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ऐसा मानिए। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब इस जो एस जनरेशन होता है, इस एस जनरेशन में केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से है, कितना बॉटम में एस आता है, ठीक, कितना अपने ईएसपी में एस आता है, सब देखते हैं। अगर देखा जाए, एक चीज याद रखिएगा, हार्ड ग्रो ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स, जिसका जीआई ज्यादा होता है वो कोल उतना शार्प होता है, उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता है, समझ गए। तो अगर एक चीज जान लीजिए, जिसका जीसीबी ज्यादा होगा उसका एस जनरेशन कम होगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा, जीसीबी ज्यादा एस जनरेशन कम, जीसीबी कम एस जनरेशन ज्यादा, तो समझ गया होंगे। तो जीसीबी हमारा एस जनरेशन का अपोजिट है। कहीं कम आप लोग जो फ्लाई एस में काम कर रहे होंगे या जो अपना एस हैंडलिंग डिपार्टमेंट में एचपी में काम कर रहे होंगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोयले की, आप लोग जीसीबी जानते रहिए, या जीआई कितना है, जीसीबी कितना है, कार्बन परसेंट कितना है, सब आप लोग जानते हैं। तो ये जीसीबी। अब एक चीज और, दूसरी बात देखो, जो हमारा फ्लाई एश जनरेशन होता है, ठीक, तो देखो सीक्वेंस तो यही होता है, जैसे देखो पहले बॉटम एश आता है, देखो टोटल 100% फ्लाई एश होता है। अब 100% फ्लाई एश को हम लोग तो 100% जो एश जनरेशन हुआ, अभी हम फ्लाई एश हटा देते, एश जनरेशन हुआ 100% एश जनरेशन हुआ, तो उसमें तो 20% बॉटम में चला गया, किसमें, बॉटम में, और 100% अपना ईएसपी में चला गया। क्या फ्लाई एश जनरेशन मान लो, समझिए। अब उसके बाद कुछ अगर देखा जाए एश डिस्ट्रीब्यूशन जो 100% में हो रहा, ठीक, जो एश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, देखो पहले हमारा क्या पड़ता है, बॉटम, तो बॉटम में हमारा कितना आया 20%, ठीक, उसके बाद अगला क्या आता है, इको अपर इकोनोमाइजर, इसमें आया आपका 5%, इसमें 5% आया, ठीक। अब इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 850 डिग्री, इसका जो टेम्परेचर होता है बॉटम एश का टेम्परेचर 850 डिग्री, या इसे हम आपको लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, पहले बॉटम एश में, बॉटम एश में कितना रहा है 20%, टेम्परेचर कितना है, ये बॉटम एश परसेंटेज 20, टेम्परेचर कितना है 850 डिग्री। उसके बाद आता है इको में 5%, टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना माना गया है लगभग। अब उसके बाद आता है एपीएच में 10%, 360 से 170 भी रहता है टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद एपीएच के बाद डक्ट आता है, डक्ट हापर, ये सब हापर है, ये हापर भी है, सब हापर है, इको हापर, इको डक्ट एपीएच इको, इसमें आता है आपका 5%, इसका 170 डिग्री टेम्परेचर है। ईएसपी हापर की बात करते हैं
एसपी हापर में 20%, 18% और 170 डिग्री टेम्परेचर। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। कितना जो जो चीज़ आ रहा है वो आपको मैं नोट डाउन कराते चला जा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को जानिए कि हमारा एपीएच में कितना आता है, डक्ट में कितना आता है, एसपी हापर में कितना आता है, इको हापर में कितना आता है, टेम्परेचर कितना होता है। ठीक, तो आप लोग जानिए। एक चीज और जानिएगा, जैसे इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन लिखाते हैं कि केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से हैं। जो हमारे फ्लाई एश में केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से मिले होते हैं, फ्लाई एश में ये चीज मिला होता है। आइस जनरेशन, आइस में जो फ्लाई एश में होता है क्या क्या केमिकल कंपोजिशन मैं आपको लिखाता हूँ, आप लोग नोट कर लियोगे। अब केमिकल कंपोजिशन लिखाता है। केमिकल कंपोजिशन, अब केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या है, पहले तो है सिलिका, क्या है सिलिका, SiO2 सिलिका। एल्यूमिना, Al2O3। उसके बाद आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, K2O प्लस Na2O, P2O5, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक ऊपर लिख देते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, P2O5, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, आयरन ऑक्साइड, इतना होता है। अब देखिए कितना परसेंटेज बाई वेट, सब परसेंटेज बाई वेट यहाँ अगर निकालेंगे लगभग लिखेंगे तो आप लोग को चीज़ पता होना चाहिए जो जो काम कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड यहाँ ऊपर लिख देते हैं, केमिकल कंपोजिशन आप लोग जान गए होंगे, इसको हटा देते हैं। केमिकल कंपोजिशन लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, इसको बोलते हैं SO3, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। तो ये सब केमिकल कंपोजिशन है। एल्युमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है। अब देखो सब परसेंटेज बाई वेट ही रहेगा। अब यहाँ देखो इसमें तो 0.15, सिलिका में हमारा 60% होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। एल्यूमिना में हमारा 27.2% होता है। आयरन ऑक्साइड में हमारा 5.5 होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में हमारा 1.6 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.8 होता है।
इसमें भी 0.8 होता है, P2O5 0.7 होता है, इतना है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये 0.7 इतना केमिकल कंपोजिशन होता है हमारे आइस में, फ्लाई ऐश में इतना हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है। नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना हमारा केमिकल कंपोजिशन होता है। देखो सिलिका, SiO2 सिलिका होता है, उसमें 60% होता है। सिलिका के बाद आता है एल्यूमिना, एल्यूमिना में आपका होता है 27.5%। उसके बाद आता है आयरन ऑक्साइड 5.5, मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.8, कैल्शियम ऑक्साइड 1.6, P2O5 0.7, उसके बाद K2O प्लस N2O 0.8, उसके बाद सल्फ्यूरिक एनाहाइड्राइड 0.15। टोटल मिलाकर 98.75 होता है। टोटल कितना हुआ? अगर टोटल हम इधर लिख देते हैं, अगर इधर हम टोटल लिखें तो टोटल हमारा कितना हो रहा है? 98.75%। नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। अब देखिए ये चीज याद रखिएगा, आएगा 60 20 80 80 7 87 5 93 94 94 95 96 98.98.175 आ रहा है। कितने केमिकल कंपोजिशन होते हैं अपने फ्लाई ऐश में, ये चीज याद रखिएगा। ये बहुत नॉलेजेबल वाली चीज है, इस चीज को मैंने आपको लिखा है। अब एक चीज और है, हमारे इंडियन में अनबर्न कार्बन की मात्रा कितने % होनी चाहिए? जैसे जो हमारा कोल आता है, इंडियन कोल आता है या फॉरेन कोल होता है, कोल हमारा बर्न होता है। अच्छा, कोल हमारा जब बर्न होता है तो उसमें कितना अनबर्न कार्बन होना चाहिए? और हाँ, कितना बॉटम है, कितना फ्लाई है? देखो एक चीज याद रखना है कि जो हमारा अनबर्न कार्बन है, अनबर्न मतलब जला हुआ, जो जला नहीं, अनबर्न कार्बन मतलब जो जला नहीं है कार्बन। अनबर्न कार्बन 1.2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही रहे। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है जो कोल आ रहा है वो सही नहीं है। वो कोल जो बर्निंग हुआ है, कोल बर्निंग जब पूरा कोल बर्निंग नहीं हो पाएगा तो हीट अच्छे से नहीं जनरेशन होगा। हीट अच्छे से नहीं जनरेशन होगा तो जो हमारा ट्यूब है उस पर उष्मा नहीं अच्छे से लगेगी, उष्मा अच्छे से नहीं लगेगी तो स्टीम नहीं बनेगा। स्टीम नहीं बनेगा तो समझ रहे हो बहुत चीज़ है। तो स्टीम नहीं बनेगा तो भाई जो हमारा पावर है उसका भी कम हो सकता है कि स्टीम नहीं बन रहा है तो पावर कम हो जाए, एफिशिएंसी घट जाए। तो अनबर्न कार्बन पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए कोल की सैंपलिंग ली जाती है। कोल की सैंपलिंग ली जाती है, एक फ्लाई ऐश का एक बॉटम ऐश का। कोल की सैंपलिंग, ऐश की सैंपलिंग, कोल की नहीं, ऐश जो ऐश हमारा, तो ऐश सैंपलिंग हम 2 लेते हैं। कहीं आप काम किए होगे, अगर नहीं किए होगे तो भी जान लीजिए। ऐश सैंपलिंग लेते हैं, ऐश सैंपलिंग 2 लेते हैं, एक बॉटम की लेते हैं, एक बॉटम ऐश की लेते हैं, एक अपना फ्लाई ऐश की लेते हैं।
इसकी जो लेते हैं, इसका भी लेते हैं, इसका भी लेते हैं, इन दोनों में अनबर्न कार्बन 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.2 से ज़्यादा हो रहा है कि इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ी है, कि जो अनबर्न कार्बन है जला नहीं है, कार्बन में जो रेसिस्टेंस है हार्ड है, मतलब या तो क्या नाम है उसका, मतलब क्या है कि या जला नहीं, या तो पत्थर टाइप का हो गया, सही से पीसने के बाद भी नहीं हुआ, तो इसलिए ऐश की सैंपलिंग वहां ली जाती है। बॉटम ऐश की, फ्लाई ऐश की, कोर्स ऐश, इसमें कोर्स ऐश आता है, कोर्स ऐश। कौन सा ऐश? कोर्स ऐश। एक कोर्स ऐश आता है, फाइन ऐश। फ्लाई ऐश में दो क्या है, कोर्स ऐश, एक फाइन ऐश। तो कोर्स ऐश मतलब मोटा, ठीक, और फाइन ऐश मतलब, कोर्स ऐश मतलब ठीक, और फाइन ऐश मतलब थिन। तो अगर फ्लाई ऐश दो में डिवाइड कर दिए, कोर्स ऐश और फाइन ऐश, तो हम लोग कोर्स ऐश का लेते हैं, फाइन ऐश का नहीं, कोर्स ऐश का लेते हैं, इसमें बॉटम का लेते हैं। इसका सैंपलिंग लेते हैं, इसका। अब इनका जो हम सैंपलिंग लेते हैं तो अनबर्न कार्बन 1.2 से ज़्यादा, इसका मतलब जो कार्बन है जला नहीं। अच्छा, जलेगा नहीं तो स्टीम नहीं जनरेट, इसलिए अनबर्न कार्बन 1.2 से ज़्यादा ना हो। अनबर्न कार्बन क्या हुआ है, जो कार्बन जला नहीं, मतलब जो कोयले में कार्बन है वो जल नहीं पाया सही से, समझिए। तो ये चीज, हाँ एक चीज और है कि हमारा जो देखा जाए, एक जो ध्यान दिया जाता है, एक इस हमारे जो फ्लाई ऐश या जो हमारे ऐश हैंडलिंग डिपार्टमेंट में क्या चीज ध्यान दिया जाता है, या कई जगह ध्यान दिया जाता है, तो उसमें एक ध्यान दिया जाता है कि स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन, ये क्या है, ये आप जानते हैं। अब देखो, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन 80 जो होता है 9% से कम होना चाहिए, 9% से कम होना चाहिए, लेस देन 9%। और जो यूटिलाइजेशन होता है, याद रखिएगा, वो आपका 80% से ज्यादा होना चाहिए। यूटिलाइजेशन क्या है मैं बताता हूं। यूटिलाइजेशन क्या है मैं बताता हूं। देखो, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन क्या है कि जितने हम इक्विपमेंट चलाएं, अब उतने कब इक्विपमेंट चलाने पर हमारे यूटिलाइजेशन का मतलब जितना हमने ऐश भेज 80% से ज़्यादा ऐश भेज दिया, और हमारा स्पेसिफिक, अब देखो ऐसा समझो ना कि यूटिलाइजेशन ज़्यादा आएगा, ऐसे समझो, स्पेसिफिक पावर कंजप्शन प्रोपोर्शनल टू यूटिलाइजेशन, ऐसे समझो, यूटिलाइजेशन इस इन्वर्सनली नहीं होना चाहिए। अगर हमारा स्पेसिफिक पावर कंजप्शन 7% आ रहा है, 7% आ रहा है, इसे समझो 7% आ रहा है, यूटिलाइजेशन हमारा 84, 85, 86, 85% तक जाना चाहिए। अब मान लो, अब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐश हमने ज्यादा भेजा है, कम कंपोनेंट चलाकर, टीएसी या एसी कम कंपोनेंट चलाकर हमने ऐश ज्यादा भेजा है, ऐश ज्यादा भेजा है, 85% हमने ऐश जनरेशन कर, मतलब ऐश यूटिलाइज कर दिया, भेज दिया। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका 7% जो है, ये हमने 7% तक यूज के, जितने इक्विपमेंट थे हमने कम चलाए। अगर आपने 12% स्पेसिफिक पावर कंजप्शन यूज किया है, अब आप कहे जा रहा है 78%, इसका मतलब है आपने ऐश नहीं भेजा है, आपने सिर्फ इक्विपमेंट को फूका है, इक्विपमेंट चलाया है। इसलिए सारी कंपनी जितनी है ज्यादातर इसी पर ध्यान देती है कि हमारा स्पेसिफिक पावर कंजप्शन कम, ऐश यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, ऐश का यूटिलाइज हो, ऐश को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ऐश का यूटिलाइजेशन हो। तो सारी कंपनी इसी पर ध्यान देती हैं कि हमारा स्पेसिफिक पावर कंजप्शन कम रहे, और जितना कम रहे, जितना कम इक्विपमेंट से चलाकर हम जल्दी भेज दें। तो
पैसा बचाओ, कास्ट बचाओ, यही चीज़ हर कंपनियाँ चाहती है भाई पहले बात कास्ट, समझ रहे हो। तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन याद रखिएगा 80% से कम, 80% से ज़्यादा ही रहे, इसका लेस देन 9% से कम रहे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। कहीं अगर आप लोग पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हो तो पूछ सकता है स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन लेस देन 9% होना चाहिए। यूटिलाइज एक प्रैक्टिकली चीज़ है, प्लांट का प्रैक्टिकली चीज़ है कि जहाँ 9% से कम मानते हैं यूटिलाइजेशन आपका 80% से ज़्यादा होना चाहिए, या 80% इक्वल, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगा दिए, समझ गए। तो आप लोग समझ गए कि स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन क्या है और यूटिलाइजेशन क्या। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो आपको सारा फ्लाई एश जनरेशन का पढ़ाएंगे, कैसे ऐसा आता है, क्या चीज़ है, सारा पढ़ाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अगले वीडियो इसके बाद चलेगा। सो थैंक्स।